आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अरुण बहादुर चंद, चीफ कंसल्टेंट निस्बत, आप सभी का इस सत्र में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि पूर्व के सत्र भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्टिव और लर्निंगफुल रहे होंगे और इसी आशा और विश्वास के साथ इस सत्र को आगे हम बढ़ाएंगे कि यह भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लर्निंगफुल रहे। आज का जो हमारा विषय है वह है हेल्थ हैबिट और हाइजीन के ऊपर। कहते हैं कि पहला धन निरोगी काया, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग तो पैंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना या कोविड महामारी का दौर केवल देश ही नहीं, वैश्विक स्तर पर हर एक देश, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, विकसित हो, विकासशील हो या अविकसित हो, हर कोई इसके प्रकोप के जद में इस वर्तमान समय में है। ऐसे समय में हमारा स्वास्थ्य हमारे लिए अति महत्वपूर्ण बन जाता है और इसकी चिंता करना, अगर हम अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, इसकी चिंता करते हैं, तो हम अपने समाज की चिंता करते हैं, अपने राष्ट्र की चिंता करते हैं और विश्व की चिंता करते हैं जिसमें कि हम पैदा हुए हैं। तो यदि हम अपना कंट्रीब्यूशन अपनी सोसाइटी के लिए, देश के लिए देना चाहते हैं या परिवार के लिए देना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने लिए हेल्थ कॉन्शियस रहें। पहली बात है कि हम लोग स्वस्थ रहें। जब हम स्वस्थ रह पाएंगे तो हम अच्छी तरीके से एक्ट कर पाएंगे, अच्छी तरीके से सोच पाएंगे और अच्छी तरीके से हर एक कार्य को इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। तो चलते हैं, आज बढ़ते हैं अपने सत्र की तरफ। पहला टॉपिक हमारा है वह है हेल्थ। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पहला धन निरोगी का है ना। पर हेल्थ का मतलब हम केवल अपने शारीरिक हेल्थ यानी फिजिकल हेल्थ से नहीं लेंगे। WHO के मुताबिक उन्होंने कहा है कि यह प्रतिदिन का एक संसाधन है, जीवन जीने का एक संसाधन, स्वास्थ्य एक संसाधन के तौर पर उन्होंने लिया है, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द लाइफ नहीं है। मतलब कि ये मूल जीवन हम स्वस्थ रहने के लिए जिए, यह जरूरी नहीं है। हम, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी भी हैं, और यह बहुत ज़्यादा जरूरी है कि एक ऐसा संसाधन है कि जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में, या कहें कि रोज हमें स्फूर्ति, ऊर्जा और हमें कार्य करने के लिए संसाधन प्राप्त कराता है। यह हमारे लिए सोशल, पर्सनल और फिजिकल हर तरीके के लिए हमें मदद करता है। मैंने आपसे पहले भी कहा, हेल्थ का मतलब हम केवल अपनी फिजिकल हेल्थ से रिलेट नहीं करेंगे। हेल्थ का कोई अलग अलग कंपोनेंट हैं, जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत तरीके की बीमारियां, बहुत तरीके के रोग, बहुत तरीके की समस्याएं आते हैं और अलग अलग तरीके के चिकित्सक हमारे बीच में रहते हैं। तो अगर हम हेल्थ को डिवाइड करने की कोशिश करें तो अलग अलग टाइप हमें मिलेंगे। सबसे पहले आता है फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ, जैसे कि नाम से ही पता है कि हमारी जो शारीरिक काया है, जो हमारा शरीर है, उससे रिलेटेड कोई भी समस्या यदि हमें होती है, कोई भी बीमारी हम अगर हमें होती है, तो वह हमारी फिजिकल हेल्थ के अंतर्गत आएगी। कहने का मतलब है हम फिजिकल हेल्थ अपने को तभी अच्छी बता पाएंगे, या हम शारीरिक तौर पर अपने को स्वस्थ तभी बता पाएंगे जबकि हमारे शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी, संक्रमण या कोई रोग की संभावनाएं ना है। हम अपने आप को रोग से दूर रखते हैं, अपने आप को किसी भी संक्रमण से दूर रखते हैं, इसका मतलब हम फिजिकली अवेयर हैं और फिजिकली बहुत बढ़िया तरीके से कार्य कर पा रहे हैं। यह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां पर कि आप डायबिटीज या हार्ट पेशेंट में देखेंगे, आप टोटल जितने भी डेथ बीमारी से होती है, बड़े आश्चर्य की बात है कि उसमें कि 28% जो मौतें जो होती है वो कार्डियक अरेस्ट से, यानी कि हार्ट अटैक से होती है। इससे पता चलता है कि हम लोग कितने कॉन्शियस अपनी हेल्थ के बारे में। डायबिटीज बहुत तेजी से हमारे देश में पैर पसार रहा है, बहुत सारी क्रोनिकल डिजीज है और संक्रमण तो आजकल आप देख ही रहे हैं, कोरोना या फिर तो पूरे विश्व में है। और भी तरीके की बीमारियां हैं जो हमें फिजिकली वीक करने पे लगी रहे। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। तो शरीर का ध्यान रखने के लिए हमें करना क्या है, हमने ज़्यादा अपने आप को समय देना है। जब हम अपने आप पे वर्कआउट करना शुरू कर देते हैं तो हम उसको और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। हमने अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने आप को समय देने के लिए, हम उसमें अपने आप के लिए व्यायाम की प्रक्रिया रखें, सैर की प्रक्रिया रखें, वॉकिंग हम लोग करें या रनिंग हम लोग करें। सुबह नित्य जल्दी उठकर हम लोग यदि व्यायाम करते हैं, योगा करते हैं या फिर हम वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, तो इससे हमारे बदन में स्फूर्ति आती है। और केवल हम ही नहीं, ये हमारी पहल पर 170 से अधिक देशों में इस बात को माना और योगा के इम्पोर्टेंट को माना है, एक्सरसाइज के इम्पोर्टेंट को माना है। और योगा दिवस के तौर पर भी एक दिन हम इस बात को मनाते हैं ताकि हम साल भर अपने शरीर के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें।
तो हमें क्या करना है कि हम सुबह उठें, योगा करें, व्यायाम करें, रनिंग करें या वॉकिंग करें। इसके अलावा हमें बैलेंस डाइट जो न्यूट्रिशन से फुल हो, ऐसे डाइट हम लें जिसमें मिनरल्स भी हो, न्यूट्रिशंस भी हो, विटामिन भी हो, क्योंकि यह हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेंगे, हमारी प्रतिरोधक क्षमता, हमारी एंटीबॉडी को और ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे। यह ज़रूरी है कि ऐसे संक्रमण से हम अगर हमें बचना है तो अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग करनी पड़ेगी और हमें बहुत न्यूट्रिशियस फूड से ही हमें प्राप्त होगी। तो फिजिकल हेल्थ के लिए हम लोग अच्छा खाएं और अच्छा व्यायाम करें, यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर फिजिकल हेल्थ रहने को रिलेट करती है दूसरी मेंटल हेल्थ। हम फिजिकली तौर पे कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग हो, पर अगर हम मेंटल तौर पे थोड़ा सा भी वीक हो गए, कहने का अर्थ है कि मनुष्य जो बना है वो शारीरिक ढांचे के अलावा उसके मन भीतर एक हृदय भी बसता है, एक मस्तिष्क भी बसता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। विचारों का आदान प्रदान ही हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाओं को जन्म देता है। बहुत सारे ऐसे तत्व हमारे शरीर में बनते हैं जो कि हमारे सोचने के तरीके से बनते हैं। इसलिए मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा इश्यू है। कहते हैं भारत देश में हर 5 में से एक व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के मानसिक रोग से ग्रस्त है। वह अलग अलग स्टेजों में हो सकता है। मेंटल हेल्थ का आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि पूरे विश्व ने इस समय कोरोना महामारी को देखा। यह एक प्रकार का संक्रमण था, एक प्रकार का प्ली था, जो जाके सीधे हमारे शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करके हमारे ऑर्गन को वीक करता है और हमें हमारे बॉडी में संक्रमण को बढ़ाता है। और तरह तमाम प्रकार के रोग जिसमें न्यूमोनिया या फिर आदि रोग भी हमारे शरीर में आ जाते हैं। इससे निपटने के लिए क्या होता है कि जब हमें सुनने को मिलता है कि हमें कोई इस प्रकार का रोग है, तो यह एक भय हमारे मन मस्तिष्क में जाके बस जाता है। इस रोग से निपटने के लिए हम लोगों ने लॉकडाउन की प्रक्रिया से हम लोग गुजरे। आपके मेरी तरह आप में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो इस अवधि लॉकडाउन की अवधि को शायद जीवन में पहली बार महसूस किया हो। अगर एक कोरोना पेशेंट को कोरोना हो जाता है तो वह अपने रोग से ज़्यादा उस आइसोलेशन पीरियड में या लॉकडाउन पीरियड में जो हमने अपना अकेलापन महसूस करा है, वह हमारे मेंटल इलनेस को बढ़ाने के लिए काफ़ी सहायक होता है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है कि कभी भी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में अपने आप को मानसिक तौर पर कमज़ोर नहीं करना है। यदि ऐसी आइसोलेशन की प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़े, लॉकडाउन की प्रक्रिया से तो हम सभी लोग गुजरे हैं। कहते हैं एक ही स्थिति में कोई निखर जाता है, कोई बिखर जाता है। परिस्थितियां सभी के लिए समान होती है। सामान्य परिस्थितियों में कोई व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, कोई पीछे रह जाता है। उसका कारण होता है मनोस्थिति। आपकी मनोस्थिति कैसी है? लॉकडाउन हालांकि एक प्रतिकूल परिस्थिति सभी के लिए थी, पर अपने मनोबल से या फिर अपनी मन स्थिति से उस लॉकडाउन की अवधि में भी हमने नवाचार के माध्यम से, कुछ नए रोजगार के माध्यम से या फिर नई तकनीकों के माध्यम से अपने आप को सृजित, अपने आप को विकसित करने का काम किया है। तो मेंटल इलनेस से दूर रहने के लिए हमें ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। स्वयं पे विश्वास रखना चाहिए। मेरे जो विचार मेरे लिए हैं वह शुद्ध हैं, वह मेरे समाज के लिए अच्छे हैं। इस तरीके के विचारों से मैं आगे बढ़ूं और और अच्छे से रिस्पॉन्ड करना हर परिस्थिति में सीखूं। मैं एकदम से रिएक्ट ना हूँ, घबराऊं ना, पैनिक सिचुएशन अपने लिए क्रिएट ना करूं। ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इस तरीके की समस्याएं, इस तरीके की सोच हमारी समस्याओं को और भी बढ़ा सकती है और किस तरीके से सुलझेगी, क्योंकि आप यदि हैं तो आप हर समस्या का समाधान के तौर पे आप स्वयं को माने। तो मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है जो हमारी फिजिकल हेल्थ को भी रिफ्लेक्ट करता है। यदि आप मानसिक तौर पे बीमार हैं तो आप शारीरिक तौर पर भी इसका असर आपको देखने को मिलता है। और आपने देखा कि जैसे सुसाइडल केस बहुत ज़्यादा है। कहते हैं 95% जो सुसाइडल केस होते हैं वो मेंटल इलनेस की वजह से होता है। तो कई बार यहाँ भी कारण है कि हम लोग मानसिक तौर पे परेशान रहते हैं और अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ अपने जीवन को भी नष्ट करने की कगार पे आ जाते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे विचारों से, ऐसे नकारात्मक सोच से हमेशा दूर रहें। अपने आप को हमेशा पॉजिटिविटी के आसपास रखें। हमारे लिए क्या बेहतर हो सकता है उस चीज़ का चुनाव हम करें। और अपनी जो शारीरिक प्रक्रियाएं हैं हमारी, जैसे व्यायाम मैंने कहा, अच्छा खाना आपने कहा, अच्छा आवरण आप लोग लें, यह हमारी मानसिक चेतना को भी बढ़ाएगा और उसको भी विकसित करेगा। तीसरा जो टाइप है हेल्थ का वो सोशल हेल्थ है, क्योंकि हम फिजिकल, मेंटल और सोशल तीन तरीके की हेल्थ की हम बात कर रहे हैं। हम बेसिकली हेल्थ के ये तीन कंपोनेंट हैं। खाली हम फिजिकल हेल्थ से पूरी हेल्थ को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम इसको बाइफरकेट करके अलग अलग आपको बताने की कोशिश करेंगे कि अगर हम संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करें
तो ये तीन कंपोनेंट फिजिकल, मेंटल और सोशल इसके बहुत अहम भाग है। सोशल हेल्थ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि कहा जाता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वी आर ए सोशल बीइंग, और बिना समाज की परिकल्पना के हम लोग अपने जीवन को संभव नहीं पाते हैं। यही एक कारण है कि हमारे अंदर सोचने समझने के अलावा अभिव्यक्त करने की क्षमता भी आई है। हमारे पास एक भाषा है, बोली है, लिखने का तरीका है, और बहुत कम्युनिकेशन के अलग अलग वे हमारे बीच में है, जो कि हमारे जीवन को पूरा बनाते हैं, उसको पूर्ण करते हैं। सोशल हेल्थ का मतलब है कि हम लोग अपने कार्य के लिए, चाहे वो मेरा व्यक्तिगत हो, मेरा वाणिज्य कार्य हो, या फिर मेरा किसी भी अन्य तरीके से जो मेरा संबोधन है, वार्तालाप है, या संबंध किसी और व्यक्ति से है, वह किस प्रकार से है। मेरे जो विचार हैं, मेरी जो वाणी है, वो दूसरे व्यक्ति को किस स्थिति में लाती है और उसके लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है या सकारात्मक प्रभाव डालती है, या दूसरे व्यक्ति के मेरे प्रति क्या विचार हैं, अगर वो विचार नकारात्मक है तो उसको मैं सकारात्मक कैसे करूँ। सोशल हेल्थ का मतलब है कि हमारे द्वारा समाज में जो भी अभिव्यक्त किया जा रहा है उसमें उस पर समाज और परिवार पर उसका क्या असर पड़ रहा है, यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इस बात का भी ध्यान रखूं, और इस तरीके के अगर विचार अगर मुझे लगेगा कि मेरी कम्युनिटी के लिए अच्छा नहीं है, मेरी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, मेरे देश के लिए अच्छा नहीं है, तो उससे क्या होगा कि मुझे एक तरीके से मैं अपने ही परिवार के बीच में कहूँ, या फिर अपने ही उस परिवेश में जिसका मैं हिस्सा था, एक बहिष्कृत व्यक्ति के तौर पे अपने आप को पाऊंगा। और उससे क्या होगा, मुझे मेंटल इलनेस की तरफ मैं बढ़ूंगा, और मेंटल इलनेस अगर मुझे होने लगेगी तो मैं शारीरिक तौर पे भी अपने आप को नुकसान पाता हुआ देखूंगा। तो यह स्थिति ना रहे, जिस समाज का, जिस परिवेश का मैं हिस्सा हूँ, उस पे मेरा जो भी मैं मेरी अभिव्यक्ति हो, या जो मेरा कार्य हो, या मेरे जो विचार हो, वो हमेशा समाज हित में, लोक हित में रहे, और उससे दूसरे व्यक्ति को कोई गहरी चोट ना पहुंचे, इस बात का भी आभास मैं करूँ, और दूसरे व्यक्ति द्वारा भी मुझे गहरी चोट ना पहुंचे, इस बात का भी मैं आभास रखूँ कि मेरा जो परस्पर जो हमारा संवाद है, हमारे जो विचार है, हमारे जो कृत्य है, वो इस प्रकार से होने चाहिए कि जिससे कि मैं सामाजिक तौर पे भी अपने आप को स्वस्थ पाऊँ, मानसिक तौर पे भी स्वस्थ पाऊँ, और शारीरिक तौर पे भी स्वस्थ पाऊँ। तो स्वास्थ्य का से मेरा आपसे यही अभिप्राय है कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपको अपनी सचेतना के साथ कार्य करना पड़ेगा, और पेंडेमिक के इस दौर पे स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसका ध्यान रखें, अपने लिए बहुत न्यूट्रिशियस फूड आप लोग खाएं, जो भी गवर्नमेंट आपको इस समय इंस्ट्रक्शन देती है उसको तो फॉलो आपको करना ही है। आप लोग अपने लिए वर्कआउट की प्रक्रिया करें, अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस सब के बीच में अपने लिए समय निकालें। अगर मेरा सिटिंग जॉब है तो मैं अपने लिए क्या वॉकिंग या रनिंग अपनी एज के हिसाब से अपने लिए करूँ कि कितने मिनट मुझे करनी है, कितनी नहीं करनी है। मैं कोई हैवी एक्सरसाइज कर सकता हूँ, अगर नहीं कर सकता तो मैं योगा में भी, मेरे पास अलग अलग प्रकार की योगा है, उससे मैं अपने आप को समय दूँ, मैं अपने लिए ध्यान प्रक्रिया को भी अपना सकता हूँ, जैसा भी मेरी बॉडी मुझसे चाहती है, रिस्पॉन्ड करना चाहती है, जो मेरे मन और मस्तिष्क को सही लग रहा है, और जो जिस चीज़ के लिए मुझे साथ मेरा शरीर भी दे रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने शरीर के मुताबिक कुछ ज़्यादा ही ओवरलोड एक्सरसाइज में करूँ, और फिजिकली अपने आप को वीक सा महसूस करूँ, यह भी जरूरी नहीं है। मैं अपने लिए अपने हिसाब से टारगेट सेट करूँ, और धीरे धीरे उसको अचीव करने की दिशा में बढ़ूँ। वो मुझे मोटिवेट करेंगे और मुझे पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएंगे। फिजिकली तौर पे मैं स्ट्रांग हूँगा, मेंटल तौर पे मैं स्ट्रांग हूँगा, और मैं हर सिचुएशन से डील करने के लिए सोशल तौर पे अपना जो पार्टिसिपेशन है उसको भी मजबूत करूँगा। बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। अगर हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो भारत में एक बहुत बड़ा हिस्सा कामगारों का भी है। हम लोग इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हैं, तो हमारे देश में हेल्थ के लिए क्या क्या प्रावधान है, खासकर जो कर्मकार वर्ग हमारे बीच में, जो वर्कर हमारे बीच में है, जो देश के निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में सतत प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उनके हेल्थ के विषय में अगर हम बात न करेंगे तो अपने आप में बेईमानी होगी। हालांकि हर व्यक्ति के स्वास्थ्य के विषय में हमारे संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में नीति निर्देशक तत्व दिए हैं, जिसमें सेक्शन 42 में हमारे पोषण के विषय में राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से राज्य हमारे पोषण के लिए की जिम्मेदारी को देखेगा, हर व्यक्ति पोषित रहे इस बात का ध्यान रखेगा। पर खासकर वो कामगार वर्ग जो कि अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, चाहे वो निर्माण का कार्य हो, चाहे वो सेवा का कार्य हो, जो उसमें कार्य कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो एक इंडस्ट्री का भाग है, उसके लिए, उसकी चेतना के लिए, जब जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो उसकी चिंता करते हुए भारत में 6वें एक्ट के रूप में फैक्ट्री एक्ट 1948 को इम्प्लीमेंट किया गया था।
समय समय पे नए एक्ट भी आए हैं, जिसमें डॉक एक्ट है, माइंस एक्ट है, इस तरीके के अलग अलग एक्ट समय समय पे आते रहे, और इस फैक्ट्री एक्ट में भी अमेंडमेंट समय समय पे होते रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि हमारे देश में नई एजुकेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने जा रही है। हमारे देश में हेल्थ पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई है। उसी तरीके से नए फैक्ट्री एक्ट के लिए भी प्रावधान है, बिल के तौर पर, विधेयक के तौर पर वो संसद में अभी पारित किया गया है, जिसको पास होते ही शायद एक नया हमें कारखाना अधिनियम हमारे को देखने को मिले, जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें वर्कर के हित में भी रहें और जो नियोक्ता हैं उनके हितों में भी रहें। इस प्रकार का सामंजस्य बिठाकर कैसे हम विकसित समय के साथ बढ़ेंगे। किंतु तब तक, जब तक वो नया एक्ट हमारे लिए लागू नहीं हो जाता, तो ये जो भी संशोधित अमेंडमेंट जो एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट 1948, इसी को इम्प्लीमेंट किया गया है। इसके अंतर्गत सेक्शन 2M में फैक्ट्री को डिफाइन किया गया है कि फैक्ट्री किसको कहेंगे, जिसमें कि बताया गया कि विद एडेड ऑफ पावर, इलेक्ट्रिसिटी हो, हाइड्रो हो, थर्मल हो, और विदाउट एडेड ऑफ पावर, यानी कि ऊर्जा के बिना और ऊर्जा के साथ कार्य करने की अलग अलग बताया गया कि 10 या 10 से अधिक व्यक्ति किसी भी एक क्षेत्र में उत्पादन का कार्य कर रहे हैं, और वो ये एक दिन कर रहे हैं, साल भर कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र को हम फैक्ट्री मानेंगे। और 20 से अधिक लोग अगर बिना किसी ऊर्जा के, यानी कि बिना किसी इलेक्ट्रिसिटी के हैं, थर्मल पावर के हैं, हाइड्रो पावर के हैं, मैनुअली काम कर रहे हैं, ये साल के एक दिन करते हैं, तो उसको फैक्ट्री कहा जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो जब ये फैक्ट्री एक्ट बना था, तो इससे पहले भी बहुत सारे एक्ट बने थे। 1935 में बना था, और इसकी शुरुआत तो 17वीं शताब्दी से हो गई थी। बहुत जो जितने भी हमारे काम कर वर्ग थे, उनको बहुत ज़्यादा अधिकार इसमें नहीं दिए गए थे। बहुत ज़्यादा शोषण उस समय अंग्रेजों के द्वारा जब सत्ता चलाई जा रही थी, उस समय हुआ जा रहा था। इन सबको देखते हुए जब हमारा देश बना, अपना एक संवैधानिक प्रक्रिया की तरह हम बने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की तरह हम बने, और एक संप्रभु देश हम लोग बने, तो इस बात की चिंता हमने करी कि हमारे देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कर्मकार वर्गों के विषय में हमें सोचना पड़ेगा। और इस सेक्शन में मुख्य तौर पर हमने बताएंगे। इसके अलावा आप देखते हैं कि सैलरी वेजेस के विषय में भी बताया गया था, पर हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के विषय में इसमें बताया गया था कि जो कामगार वर्ग हमारे बीच में, उसके स्वास्थ्य की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, उसके कल्याण की चिंता इस वर्ग में की गई थी। तो हेल्थ के विषय में हम बात करते हैं, सेक्शन 11 से लेकर 20 तक इसमें बताया गया था, जिसमें क्लीनिंगनेस से लेकर हॉस्पिटल्स तक के अलग अलग प्रोविजन जिसमें दिए हैं। जैसे मैंने कहा, क्लीनिनेस जिस एरिया में काम कर रहे हैं, क्लीनिनेस हो, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज किस मोड में हो रहा है, डस्ट एंड फ्यूम्स किस तरीके से जा रही है, पास हो रही है, प्रॉपर वेंटिलेशन की और लाइटनिंग की व्यवस्था है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें, मतलब, और यूरिनल की जो व्यवस्था है, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स की है, हॉस्पिटल्स की है। हालांकि अब तो किसी भी सार्वजनिक जगह पर थूकना एक अपराध है, पर उसमें कहा गया था कि जिस एरिया पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसके आसपास हम लोग थूके ना। उसके लिए प्रॉपर हमने पीकदान की व्यवस्था कारखाने में हो, जिससे कि व्यक्ति, यदि आप देखते हैं कि हर क्षेत्र के अलग अलग व्यक्ति हैं, जैसे कि कोई अगर गुटखा तंबाकू या सुपारी खाने वाला व्यक्ति हो, या आमतौर पर भी ऐसे थूकने वाला व्यक्ति हो, हालांकि ये सब नहीं खानी चाहिए, ये वैधानिक तौर पे, संवैधानिक तौर पे भी इस पर रोक है, और थूकने पे भी रोक है। कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि इस प्रकार की चीज़ें हम लोग इस्तेमाल ना करें जो हमें शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाए। और यदि किसी व्यक्ति को कहीं पे थूकना है, कोई कारण है, तो उसके लिए स्पिटेंस की व्यवस्था की जाए। ये हेल्थ इश्यूज में इसमें बताए गए थे। हेल्थ, और दूसरा बताया गया था इसमें कि आप जिस जगह पे बैठे हैं, आपके बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था, जिसको ओवर क्राउडिंग कहा जाता है। विशेष तौर पे मैंने आपको बताया कि आपके वेंटिलेशन के लिए, आपकी लाइटनिंग के लिए बताया था, डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज के लिए बताया था। जिस टेम्परेचर में आप बैठ रहे हैं, उस टेम्परेचर में आप अच्छे से बैठें। जिस जगह आप बैठे हैं, उसकी सफाई अच्छे से हो, आपके लिए ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हो, या स्पिटेंस हो, लैट्रिन्स एंड यूरिनल्स की व्यवस्था हो, यह सब हेल्थ कंपोनेंट आपके लिए। पर ओवर क्राउडिंग इसलिए भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ओवर क्राउडिंग में अगर आप देखेंगे, पहले एक व्यक्ति को बैठने के लिए 9.9 क्यूबिक मीटर की जगह दी जाती थी। और भोपाल गैस त्रासदी के बाद 1987 में नए इम्प्लीमेंट हुए, इसमें नए कानून में संशोधन हुआ, और यह जगह बढ़ाकर 14.4 क्यूबिक मीटर हर व्यक्ति के लिए बैठने की जगह इसमें बढ़ा दी गई, जिसमें कि एक स्टैंडर्ड हाइट रखी गई है। और इस तरीके से हर व्यक्ति की बैठने की जगह बढ़ा दी गई, ताकि भगदड़ ना हो। जैसे कि आप सभी जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट से क्या हुआ था कि बहुत बड़ी त्रासदी हुई थी, और हजारों लोग इस भगदड़ में मर गए थे, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान उस समय जान माल का
हुआ था, और एक आप कहते हैं कि तो अभी तक की सबसे भीषण त्रासदी, इंडस्ट्रियल डिजास्टर जिसको कहते हैं, ये अभी तक का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल डिजास्टर था। और आशा करते हैं कि इस तरीके का डिजास्टर और भी दोबारा कभी ना हो। तो इसके लिए कुछ सेफ्टी मेजर्स भी हमने रखे थे। सेक्शन 21 से लेकर 40 के बीच में इन सेफ्टी मेजर्स को बताया गया है, जिसमें कि मुख्यतः है कि फेंसिंग ऑफ मशीन, जो भी हम मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्राइम मूवर हो, प्राइम मूवर मतलब जो मोटर से ऑपरेटेड मशीन हो, वो मशीन हो, हर मशीन की फेंसिंग, जिससे भी संभावित दुर्घटना का हमें खतरा हो, या मशीन के जिस भी एरिया से हमें यह लगता हो कि इससे संभावना हो सकती है किसी प्रकार के दुर्घटना की, कोई व्यक्ति इसके चपेट में आ सकता है, कोई पदार्थ इसकी चपेट में आ सकता है, और जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना रहे। ऐसी दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमने क्या करा, फेंसिंग ऑफ मशीन। सेफ्टी बेसिकली किस लिए, सेफ्टी क्या करती है, हमारे रिस्क को रिड्यूस करती है, तो हमने फेंसिंग ऑफ मशीन कहा। हमने कहा कि जो हमारी, जो भी व्यक्ति हमारा, जो मशीन जो मोशन में है, उस मशीन के आसपास जो काम करने वाला व्यक्ति है, वह कौन हो, वह एक अडल्ट पर्सन हो, है ना, एक अडल्ट पर्सन हो जो उसके पास काम करेगा, और वो आदमी हो। अभी महिलाओं को इसमें नहीं रखा गया था। ऐसे जो मशीन है जो मोशन में है, जिसमें बेल्ट पुली का खतरा है, या मोटर का खतरा है, या फिर हाथ कटने का खतरा है, तो ऐसी मशीनों से महिलाओं को दूर रखा गया था उस समय। और उसके अलावा हमने कहा कि जो भी उस ऑपरेटर उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, वो बिल्कुल टाइट कपड़े पहन के ही उसमें रहेगा। टाइट कपड़े मतलब वो स्किन फिट कपड़े ही उसने पहने हो। ऐसे ना हो ढीले ढाले कपड़े हैं और बेल्ट के चपेट में आ जाए, पुली के चपेट में आ जाए, और आप भी उससे दुर्घटना का शिकार हो सके। प्रोटेक्शन ऑफ आइज के लिए कहा गया कि आप लोग प्रोटेक्शन ऑफ आई, यदि आप, अगर हम किसी ऐसे एरिया में काम कर रहे हैं जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं है, और हम यदि हम रात को काम कर रहे हैं, तो हमारे पास प्रॉपर लाइटनिंग फैसिलिटीज होनी चाहिए। इस तरह, या फिर ओवर लाइटनिंग अगर कहीं पे हो, तेज धूप में काम कर रहे हो, या फिर हम वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, तो इस तरीके के गूगल्स इक्विपमेंट हमें दिए जाए, जो कि हमें हमारी आंखों में ज़्यादा इसका असर ना पड़े। टैकल ऑफ पुलिस के विषय में कहा गया कि किस तरीके से हम जो भी मटेरियल हम लोग पुल कर रहे हैं एक एरिया से दूसरे एरिया में, तो हम लोग सिंगल बेल्ट का इस्तेमाल न करें, या सिंगल पुली का इस्तेमाल न करें, डबल पुली का इस्तेमाल हम लोग करें। उसकी जांच लें कि जिस क्रेन से हम जिस पुली को उठा रहे हैं, बेल्ट को उठा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है कि नहीं है। यदि वो कार्य करने योग्य नहीं है या फिर कमजोर है, उसको तुरंत बदल दें। इस बारे के विषय में भी हमें कहा गया है। अडोलसेंस पर्सन की, यंग पर्सन के लिए कहा गया है कि वो, यदि वह काम करना चाहता है, तो वो किसी के सुपरविजन में करेगा, और ऐसी मशीन के आसपास काम नहीं करेगा जिसकी बेल्ट 15 सेंटीमीटर से बड़ी हो, है ना, उससे छोटी बेल्ट में वही काम वो करेगा। इसके अलावा कहा गया था कि एक्सपोजर ऑफ गैसेस की बात कहा था, डस्ट एंड फ्यूम्स में जो होने वाले, पिड में होने वाले जो रिसाव हैं, उनके विषय में लगातार इसमें प्रोविजन दिए गए हैं। एग्जिस्टिंग पाथ के विषय में हमें सेफ्टी मेजर्स में बताया गया है। कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग पाथ हमारा हो, मतलब कि दुर्घटना के समय आपातकालीन जो द्वार होते हैं, उसमें जो जाने का रास्ता हो, एटलीस्ट 4 फीट का हमारा होना ही चाहिए। 4 फीट का रास्ता हो, जैसी आपात स्थिति आती है और हम उसमें आसानी से जा सके। 2 बार 2.5 फीट की सीढ़ी में क्या होगा कि भगदड़ मचेगी और दुर्घटना होने की संभावना और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इसको अमिटमेंट करके इसको भी 4 फीट का कर दिया गया था। जितने भी किस बहुत सारे हमारे कारखानों में गैसों का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिन भी टैंकों में गैसें स्टोर की जाती हैं, तो उसमें कब बताया गया था कि किसी भी टैंक में 50% से ज़्यादा गैस ना रखे जाए, जिसमें एक्सप्लोजन होने का खतरा कम रहे। और साथ ही कहा गया था कि एक टैंक हमें हमेशा खाली छोड़ना है, ताकि यदि कोई विस्फोट होने की सूचना हो या रिसाव होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में गैस को उससे ट्रांसफर कर दें, और होने वाले नुकसान को, होने वाली दुर्घटना को कम से कम हानि हम तक पहुंचे, या कम से कम नुकसान हो, ऐसी स्थिति को हम लोग पैदा करें और उससे जल्दी निपट पाए। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर हमने दिए थे। वेलफेयर के विषय में भी बताया गया था, सेक्शन 42 से 49 तक। 50 में वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति है। सेफ्टी में भी बताया गया कि सेफ्टी में भी सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति आपको करनी पड़ेगी। वेलफेयर में बताया गया था कि बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको पहन के हम शायद अपने काम पे नहीं जा सकते, या बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जिनको पहन के हम बाहर फैक्ट्री के बाहर नहीं आ सकते। तो ऐसे में जो हमारे कपड़े हैं, उनको रखने की, सुखाने की, धुलने की और संभालने की जो पूरी व्यवस्था, वो फैक्ट्री है उपलब्ध कराएगी अपने कर्मचारियों को। उनको, चाहे वो
इसके अलावा जो भी हम मशीन में काम कर रहे हैं या लाइन में हम काम कर रहे हैं, जिस भी एरिया में हम लोग काम कर रहे हैं, फैसिलिटी ऑफ सिटिंग, ऐसा तो नहीं है कि अगर वो हमें खड़े खड़े ही काम करना है। यदि हम हमारा काम खड़े खड़े का भी है तो अगर हमें बैठने के लिए कुछ समय उपलब्ध होता है तो वहाँ पे बैठने की पूरी पूरी व्यवस्था कंपनी द्वारा की जाएगी। फैसिलिटी ऑफ सिटिंग की व्यवस्था भी कराया जाना फैक्ट्री की जिम्मेदारी है। दूसरा कहा गया कि किसी भी संभावित दुर्घटना से यदि हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे पास कर्मचारी के अनुरूप फास्ट एड की सुविधाएं उपलब्ध हों। फास्ट एड बॉक्स हर एक छोटी बड़ी फैक्ट्री में या फिर उस उत्पादन क्षेत्र में होना चाहिए, जिससे जो और जो भी संभावित दुर्घटनाएं वहाँ पे उससे रिलेटेड जो प्राइमरी मेडिसिन है उस फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। यदि ये संख्या 150 या 150 से अधिक हो जाती है तो हमारे पास एक नर्सिंग स्टाफ की भी नियुक्ति हो, ऐसा सर्टिफाइड स्टेट गवर्नमेंट सर्टिफाई हमारे पास एक नर्सिंग स्टाफ हो, और कुछ मेडिसिन हमारे पास हो जिसकी हम प्राइमरी ट्रीटमेंट उसकी करें। 500 या 500 से अधिक पे हमारे पास एक एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था, जिसको हम कह सकें कि अगर हमें कोई भी दुर्घटना होती है तो उसको जो पहला प्राथमिक उपचार देना, जो फर्स्ट एड उसको देना है, वो प्रॉपर तरीके से हम दे पाएँ, और उसके लिए प्रॉपर नर्सिंग स्टाफ हमारे पास होना चाहिए, मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए। और यहाँ एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था तब तक रहेगी जब तक कि उस कारखाने में काम चल रहा है, यानी कि वह हमेशा ही वहाँ पर टेम्परेरी व्यवस्था के तौर पे नहीं, एक स्थायी व्यवस्था के तौर पर फैक्ट्री में एम्बुलेंस रूम की व्यवस्था होगी अगर 500 से अधिक कर्मचारी या फिर वर्कर आपकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। साथ में बताया गया था कि इसके अलावा बताया गया कि क्रैच की व्यवस्था होनी चाहिए, कि यदि हमारे पास 30 या 30 से अधिक ऐसी महिलाएं काम कर रही हैं जिनके बच्चों की आयु एक 6 वर्ष से कम की है, तो वहाँ पर क्रैच की व्यवस्था होनी चाहिए। क्रैच में जो बच्चे आएंगे, अगर वो माँ का दूध पीते हैं तो माँ उनको दूध पिला पाए, ऐसा स्थान की व्यवस्था क्रैच में होनी चाहिए। यदि और चीज़ें खाते हैं जैसे दूध दलिया वगैरह खाते हैं, इन सबकी व्यवस्था क्रैच में की जानी फैक्ट्री द्वारा की जाएगी। इसके अलावा यह भी ध्यान रखा जाएगा कि जो क्रैच को अब जो चला रही हैं वह भी एक महिला हो और वो बच्चों की केयर अच्छे से कर पाए। इसके अलावा कैंटीन फैसिलिटीज़ के बारे में बताया गया है कि कैंटीन फैसिलिटी आपके होनी चाहिए। 150 या 150 से अधिक आपकी जगह 250 या 250 से अधिक कर्मचारी यदि आपकी फैक्ट्री में है तो आपके यहाँ कैंटीन फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जाएगी, और कैंटीन में भी जो खाना आपको बनेगा और जो रेट आप कैंटीन में फूड के देंगे वो सारे स्टेट गवर्नमेंट तय करेगी, कि जिससे कि बहुत ज़्यादा लोड वर्कर पे ना पड़े और वो अच्छे से खाना खा सके और उसकी प्रोडक्टिविटी में फर्क ना पड़े। और अलग से रूल इसके लिए हर कंपनी बनाती है और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा समय समय पर की जाती है। कैंटीन फैसिलिटीज़ के अलावा इसमें लंच रूम के विषय में बताया गया है, रेस्ट रूम के विषय में बताया गया है कि जो हमारे लंच आवर हैं, यदि हमने खाना जल्दी से खा लिया या फिर हम कहीं पे बैठ के खा सकते हैं तो हमारे लिए साफ ऐसी जगह हो जहाँ पे धूप आती हो, बारिश ना हो, ऐसा प्रॉपर लंच रूम हो। अगर कैंटीन फैसिलिटी नहीं है, अगर हमारे यहाँ वर्करों की संख्या 250 से कम है, कैंटीन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है और हम अपने लिए लंच लेके आ रहे हैं, तो उस लंच को खाने के लिए हमारे पास प्रॉपर एक लंच रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। और उस लंच को करने के बाद अगर हम थोड़ी देर आराम करना चाहते हैं तो आराम करने के लिए रेस्ट रूम की व्यवस्था होनी चाहिए। यह लंच रूम जो हमारा होगा ये बिल्कुल जो हमारे टॉयलेट या यूरिनल है उनके बिल्कुल पास नहीं होगा, कम से कम 9 मीटर की दूरी हम इसकी रखेंगे आपस में, और यदि सीधी सीधी दूरी है तो बीच में पार्टीशन इसके कर देंगे, तो हम लोग अच्छे से खाएं, हमें फास्ट एड मिले, हमारे जो कपड़े हमने पहने हैं उसको हम अच्छी तरीके से रखें, हमारे बच्चे अगर वहाँ पे आ रहे हैं क्रैच की व्यवस्था हमारी लिए हो। तो इस तरीके की सारी चीज़ों का प्रावधान भी कर्मचारी के लिए किया गया है, और एक वेलफेयर अफसर की नियुक्ति का भी इसमें प्रोविजन दिया गया है, जो समय समय पर जो कि हमारे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनाएगा और एक की आवाज़, एक की समस्या दूसरे तक और दूसरे की बात दूसरे तक पहुंचाएगा, जिससे कि व्यक्तियों की प्रोडक्टिविटी है कहें या फिर जो कारखाने में होने वाला, फैक्ट्री में होने वाला काम है वो किसी भी तरीके से बाधित ना हो, हड़ताल जैसी स्थिति या बंद जैसी स्थिति ना पैदा हो। आपसी सामंजस्य और समरसता का कार्य वेलफेयर ऑफिसर करेगा, और समय समय पर सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑफिसर की भी नियुक्ति की जाती है ताकि वो सारी चीज़ें सही रहे कि सारे कंपोनेंट अच्छे से काम कर रहे हैं, चाहे वो लिफ्ट हो, टैकल पुली हो, जो एरिया है, कोई एरिया ऐसा तो नहीं जहाँ पे कर्मचारियों को नहीं भेजना है वहाँ पर ठीक नहीं है, इन सबको वेरीफाई वो करेगा, इन सबको देखेगा।
इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीसी आप कह लें कि वो भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। किसी भी कारखाने में जाकर वो चेक कर सकते हैं किसी भी एरिया को, किसी भी बुक को, किसी भी रजिस्टर को, कि यहाँ पर सारे काम जो भी हमारे नियम है, जो बताए गए हैं हमारे लेबर एक्ट के अनुसार हो रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। एटलीस्ट उतनी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही कि नहीं हो रही है। यदि इसमें राज्य सरकार चाहे तो इसमें ऐड ऑन कर सकती है कुछ और चीज़ें जो उनको बेहतर लगेगी अपने अपने हिसाब से, वो उसको ऐड ऑन कर रहे हैं। और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से हो रहा है, इसका रिग्रेस मॉनिटरिंग भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या फिर इसके लिए अलग से लेबर ऑफिस रहता है। और इस प्रकार के अलग से वाद विवाद के लिए लेबर कोर्ट की भी व्यवस्था लेबर डिपार्टमेंट के अंदर की जाती है। ओके, तो दूसरे कंपोनेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमने कहा हेल्थ इश्यू, तो अब आते हैं हम हैबिट की तरफ। जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग पेंडेमिक के दौर से गुजर रहे हैं, और पेंडेमिक के दौर में हम लोगों ने लॉकडाउन की प्रक्रिया को भी देखा, और अपनी यहाँ एक ऐसा समय था जिसने कि कई लोगों की जीवन पद्धति को बदल कर रख दिया, कई लोगों की सोच को बदल कर रख दिया। मेरी डे टू डे एक्टिविटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए होंगे, ऐसा हर कोई व्यक्ति महसूस करता होगा। तो हमारी आदतें भी उस समय बहुत ज़्यादा बदलाव हमारी आदतों में आया होगा। तो वो आदतें हो सकता है कि उसके अंदर सकारात्मक बदलाव लेके आएंगी, कि उसके अंदर नकारात्मक बदलाव लेके आ जाएंगे। आदमी अपने ज्ञान से अच्छा हो सकता है, गुण की कमी उसके अंदर हो सकती है। हर किसी को धरती पर समान रूप से भेजा गया है। यदि कोई पुरुष है तो पुरुष है, यदि कोई महिला है तो महिला है, यदि कोई ट्रांसजेंडर किन्नर है तो वो किन्नर के रूप में भेजा है। शारीरिक तौर पर सबको अलग अलग तरीके से इस तरीके से वैचारिक तौर पर व्यक्ति किस आवरण में रह रहा है, वह इस बात पर निर्भर करता है कि वह अपने भीतर होने वाले जो वैचारिक बदलाव हैं वह उसकी आदतें कैसी हैं। अब्दुल हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि वी कैन नॉट चेंज अवर फ्यूचर, वी कैन चेंज अवर हैबिट एंड हैबिट शुड बी चेंज अवर फ्यूचर। हम अपना आने वाला कल तो एकदम से नहीं बदल सकते, पर हम अपनी आदतों के माध्यम से अपने आने वाले कल को बेहतर कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा जो कंपोनेंट है, जो टॉपिक है, वो हैबिट है। हैबिट बेसिकली आप कहेंगे किसको, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि बिहेवियरल पैटर्न है जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं। मतलब एक व्यवहारिक, एक ऐसी गतिविधियां हैं या फिर ऐसी प्रक्रिया हैं जिसको हम अनकॉन्शियसली बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं। मैं एक छोटी सी बात आप लोगों को बता देता पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग अपने ऑफिस से घर की तरफ जब जाते हैं, आप में से कोई यह व्यक्ति नहीं जान पाता होगा कि उसके घर की तरफ जाते हुए दाएं हाथ की तरफ कितने मोड़ पड़ते हैं और बाएं हाथ की तरफ कितने मोड़ पड़ते हैं। उसके बावजूद भी क्या होता है कि जब हम अपनी गाड़ी से, इवन वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, जब भी हम उससे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो हम देखते हैं बहुत इजीली तरीके से हम लोग टर्न करके सीधा सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं। क्या होता है क्यों? इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि हमें जो गाड़ी चलाने की आदत हमें बहुत अच्छी तरीके से, या फिर हमारे घर का जो रास्ता है वो हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, हम लगातार उस काम को कर रहे हैं। तो फ्रिक्वेंटली जिसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, वह हमारे अंदर एक आदत बन जाती है। कहते हैं हमारे माइंड के अंदर एक न्यूरोपाथ होता है, और जब हम एक्ट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नैरो होता है। कोई भी नया एक्ट अगर हम करें तो वो बहुत नैरो होता है, और लगातार प्रैक्टिस के आधार पर वो जो न्यूरोपाथ है वो वाइड होता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। और एक समय में वो इतना हो जाता है कि अनकॉन्शियसली उस सारी चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। हो सकता है कि हमने जो 10th में पढ़ा हो वो हमें सब कुछ याद ना हो, बट हमने जो फर्स्ट में पढ़ा होगा वो हमें सब कुछ याद रहता है, कि चाहे वर्णमाला हो, अल्फाबेट्स हो, ए फॉर एप्पल हो, बी फॉर बॉल हो, या फिर आ से आम हो। ये सारी चीज़ें हमें अनकॉन्शियसली आज भी याद रह जाती है, क्योंकि ये क्या हो गया, बहुत ही वाइड एक पाथ हमारा बन गया था। अगर हम इसमें बात करें कुछ अच्छी आदतों की जो हमारे व्यक्तित्व को निखार सकती है, स्टीवन कॉर्बे की बुक है 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और मैनेजमेंट की दृष्टि से आज ये बुक भी आज भी उतनी महत्वपूर्ण है जितनी महत्वपूर्ण ये उस समय है जब ये लिखी गई थी। तो कुछ आदतें इसमें दी गई हैं, बहुत ज़्यादा मैं एक्सप्लेन इसको करूंगा नहीं, क्योंकि आप सभी लोग इनसे वाकिफ होंगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने बुक पढ़ी भी होगी, नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िए। तो कुछ 7 आदतों के बीच में कहा, बी प्रोएक्टिव, आप प्रोएक्टिव रहें, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले जिस कार्य को करना है उसी के विषय में हम ज़्यादा सोचे। सिंग फर्स्ट टू अंडरस्टूड देन टू बी अंडरस्टूड, सॉरी, सिक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड लिखा है। शार्पन द सॉ के विषय में लिखा गया है।
बिफोर लिखा है बीइंग विद द एंड ऑफ द माइंड लिखा है, थिंक विन विन और सिनर्जी इसमें लिखा गया है। बहुत अधिक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। बी प्रोएक्टिव, आपको हमेशा रहना पड़ेगा। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपने परिवार में एक लाइबिलिटी के तौर पे ना रहे, एक एसेट्स के तौर पे रहे। हमेशा जो भी समस्या, जो भी परिस्थिति आपके बीच में आई है, उसका समाधान किस प्रकार से, बस आप समानात्मक तरीके से आप अपने आप को व्यक्त करें। मुझे क्या चीज़ करनी है वर्तमान समय में, मेरे सामने क्या चुनौती है, क्या परिस्थितियां हैं या फिर क्या कार्य है, तो उसके विषय में सोचो। अन्यत्र किसी और कार्य के विषय में सोचकर उस कार्य की गति को धीमा ना करो। किसी भी कोई दूसरा व्यक्ति मुझे समझे, इसके लिए जरूरी है कि पहले मैं उसको समझूं, पहले मैं अपने आप को समझूं, अपने विचारों को समझूं, तब दूसरे को उस कार्य को बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूं, है ना। मैं कोई भी कार्य करना जा रहा हूँ तो उसके लिए जरूरी है कि मैं उस कार्य के लिए मैं कितना एबल हूँ, शारीरिक तौर से, मानसिक तौर पे मेरी स्किल कैसी है, उसको मैं निखारने का प्रयास करूँ, है ना। एक एग्जांपल देते हैं कि एक आदमी आरी से पेड़ काट रहा था, उसकी आरी बिल्कुल तेज नहीं थी और धीरे धीरे करके काट रहा था। दूसरे व्यक्ति ने क्या करा कि अपनी आरी को तेज करने के लिए काम करा, तो जो व्यक्ति पेड़ काट रहा था आरी से, वो कह रहा था बेवकूफ, इतना समय तो ये इसको तेज करने पे लगाएगा ना, इतने समय में तो मैं काट दूंगा। पर वो अपनी आरी तेज करता है और तेज करने के बाद वो फटाफट उस पेड़ को काट पाता है। तो पहले हमें अपने स्किल्स या फिर अपने अंदर ऐसी चीजें डेवलप करनी पड़ेंगी क्योंकि उस काम को कम से कम समय में करें और प्रोडक्टिव काम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमें भी अपने आप को लगे। और हमेशा किसी भी परिस्थिति के बारे में उसका अंतिम क्या परिणाम हो सकता है, उस विषय में हम जरूर सोचें कि ये जो कार्य मैं कर सकता हूँ अंतिम तौर पर वो कितना बेहतर तरीके से हो सकता है। उस रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए मैं उस कार्य को करूँ। हमेशा अपने लिए और अपने समाज के लिए भी एक विन विन सिचुएशन आप लोग क्रिएट करें, है ना। वो अपना खाए मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है ना। बोलते हैं वो अपना खाए मैं अपना खाऊं, ये प्रकृति है। वो अपना, मैं अपना खाऊं और मैं उसका भी खाऊं, ये विकृति है। और मैं अपना खाऊं और उसके खाने की भी चिंता करूं, यह संस्कृति है। तो यहाँ से संस्कृति का मतलब, हम कहते हैं हम लोग भारतीय संस्कृति का हिस्सा, तो हम हमेशा ये कोशिश करें कि अपने लिए और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी एक विन विन सिचुएशन हम लोग लेके आए कि किस प्रकार से यह परिस्थिति मेरे लिए तो बेहतर है ये, और आप इसके लिए और बेहतर इसमें कर सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हमें करनी है। हमेशा दूसरे व्यक्ति को सनर्जी करें, मतलब उसका साथ दें। ऐसा नहीं उसको डिमोरलाइज करें, कमजोर करें कि तुझसे नहीं हो पाएगा। उसके अंदर क्षमताओं को उसको भरें। कहते हैं दो लड़के अलग अलग तरीके से आम के पेड़ में आम तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वो काफी उछल कूद कर रहे थे, काफी ज्यादा थक गया, और पर वह एक भी आम नहीं तोड़ पाया। ऐसे में क्या हुआ कि दो व्यक्ति और आए, उन्होंने क्या करा, एक ने दूसरे को अपने कंधे पे चढ़ाया और वो उसकी ऊंचाई को बढ़ाकर उसने क्या करा, चार आम तोड़े। दो नीचे जो खड़ा व्यक्ति जिसने उसको पकड़ा था, दो आम उसने खाए, और दो आम उस व्यक्ति ने खाए जो ऊपर उसको तोड़ तोड़ जिसने वो आम तोड़े थे। कहने का अर्थ है कि हमें सिनर्जाइज करना पड़ेगा। एज ए टीम हम लोग अच्छा कर सकते हैं, इंडिविजुअली हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टीम की ज़रूरत होती है। और हम इसलिए ज़रूरी है हमारे आसपास जो लोग रहे वो हमारे लिए रिसोर्स की तरह रहें और हम उनको रिसोर्स को बेहतर तरीके से सहयोग कर पाएँ। तो कुछ अच्छी आदतें आप अपने अपने हिसाब से देख सकते हैं, इसमें कुछ अपनी चीज़ें जोड़ सकते हैं। जो भी बेहतर आपके लिए हो सकता है शारीरिक मानसिक तौर पर, उन आदतों को अपने जीवन में शुमार करें और उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। आगे बढ़ते हैं तीसरा कंपोनेंट की तरफ, जो कि है हाइजीन के ऊपर। हाइजीन, अब हाइजीन की बात मैं कर रहा हूँ, सामान्य तौर पर यह बात बहुत ही छोटे स्तर पर बच्चों को बताई जाती है कि वॉश योर हैंड, आप अपने हाथ धुलें, अपने नेल्स काटें, अपने टीथ काटें। अमूमन हाइजीन से हम लोग यही समझते हैं, पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हाइजीन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोरोना काल से पहले या कोरोना महामारी से पहले हमारे देश में खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए और स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई, महज इसलिए ताकि हम खुले में शौच ना करें। तो हाइजीन का कितने पर्सपेक्टिव वे से हम सोच सकते हैं कि हाइजीन हमारे डेली लाइफ के लिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इस बात का ध्यान किस बात से रहेगा, हम के अंदर हम अपनी अच्छी आदतें बनाएं। अच्छी आदतों में क्या होता है, एक हाइजीन भी एक अच्छी आदत है। आप लोग स्वच्छता के विषय में सोचें। स्वच्छता के विषय में अगर आप नहीं सोचेंगे तो इस प्रकार से लाखों हजारों करोड़ रुपए हमारे इसी चीज़ों पर, हमारे इन्हीं कृतियों पर, जो कि हमारे लिए सामाजिक नहीं है, है ना, जो हमारे व्यक्तिगत भी विकास के लिए सही नहीं है,
जैसे खुले में शौच करना, खुले में कूड़ा डाल देना, डिस्पोजल को प्रॉपर वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज न करना, इन सब सारी चीज़ों के लिए जो भी गंदगी हम अपने द्वारा या अपने इस्तेमाल की गई चीज़ों के द्वारा फैला रहे हैं उनको रोकना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खास कर कोरोना काल में तो आप इस बात को समझ ही चुके हैं कि स्वच्छता कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जीवन के लिए भी और दूसरे के जीवन के लिए भी। ठीक है। कहा जाता है कि WHO के द्वारा कहा गया है, हाइजीन इज सीरीज ऑफ प्रैक्टिस द परफॉर्म टू द प्रिवेंट हेल्थ। एक अच्छे स्वास्थ्य में की जाने वाली जो सतत प्रक्रिया है, जो सतत अभ्यास है, वह हाइजीन है। हाइजीन का आप लोग ध्यान इसलिए रखें कोरोना काल में, जैसे आप लोगों को बताया गया था कि जब भी आप बाहर जाएं, क्राउडेड एरिया में जाएं, तो जब आप किसी से दूसरे से व्यक्ति से बात कर रहे हैं तो आपसे मुंह से निकलने वाले जो वायरस हैं या फिर कोई भी संक्रमण है या फिर उससे बचने के लिए आप लोग मास्क पहने, है ना, मास्क का इस्तेमाल आप लोग करें। ठीक, आपको बताया गया था कि आप लोग जाएं और पानी की अवेलेबिलिटी ना होने पर आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल आप लोग करें, है ना, और जहाँ पर हाथ हो सके समय समय पर नियमित अंतराल के बाद आप लोग हाथ धोएं। तो इस ऐसे हाइजीन को हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक पर्सनल हाइजीन, एक पब्लिक हाइजीन। पर्सनल हाइजीन में हम लोग कहते हैं कि यदि हम घर के भीतर ही हैं, यदि हम घर के भीतर ही हैं और घर के आसपास के लोगों के साथ हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो पर्सनल हाइजीन है वह बहुत ज़्यादा ठीक हो, मेरे द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति को संक्रमण ना पहुंचे, कोई रोग का आदान प्रदान का माध्यम मैं न बनूं, यह बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरे व्यक्ति से रोग मुझ तक ना पहुंचे, इस बात का भी ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। तो मुझे कुछ ऐसे पर्सनल हाइजीन इसमें रखने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब मैं टॉयलेट का प्रॉपर इस्तेमाल करूं, जिस एरिया में मैं हूँ वहाँ पे मैं घर के अंदर साफ सफाई, पोछा, फिनाइल पोछे का इस्तेमाल मैं करूँ, मैं नियमित अंतराल के बाद हाथ धोऊं, बाहर से आने वाली कोई सब्जी या कोई खुला मांस मांस मीट वगैरह हम लोग खा रहे हैं तो उसे खुले में ना रखें, उसको प्रॉपरली पैक करके रखें, कोई भी उसमें गंदगी ना रहे। और समय समय पर हाथ धुलते रहें, और खाने वाले जो भी चीज़ें हैं हमारे पास, हम लोग जिसको कच्चा खा रहे हैं या फिर पका के जिस भी खाने को खा रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से धुलें और साफ से रखें। कोई भी व्यक्ति अगर हमारे दरवाजे पे कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार छेड़ रहे हैं, उसको प्रॉपरली हम सैनिटाइज करें, इस बात का भी हम लोग ध्यान रखें। पब्लिक हाइजीन का मतलब है कि हम लोग जा रहे हैं घर के बाहर, हम लोग घर के बाहर जा रहे हैं और घर के बाहर जाने में क्या हो रहा है कि हम लोग क्राउडेड एरिया में जा रहे हैं, और ऐसे ऐसे अनवांटेड एरिया में भी हम लोगों को जाना पड़ता है कई बार, कि जहाँ पर हम लोग हमारे हो सकता है व्यक्ति का स्वास्थ्य के लिए ठीक ना हो, या फिर संभावित जो भी खतरा है, मतलब वायरस तो विजिबल तो है नहीं, अनविजिबल है। ऐसे एरिया में भी हमें जाना पड़ता है कि हमें जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है वो वहाँ पे है या नहीं है, इस बात का हमें बोध नहीं होता है। और इसके लिए ज़रूरी है पब्लिक हाइजीन का मतलब ही, यदि आप घर के बाहर गए हो, आप अपनी वर्किंग एरिया में गए, हम जा रहे हैं, हम अपना पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हैं या फिर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वहाँ पर जा रहे हैं, तो इस बात का मैं ध्यान रखूंगा यदि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो किन किन चीज़ों को मैं छू रहा हूँ, है ना, मेरे हाथ कहाँ कहाँ पे लग रहे हैं, उसके बाद मेरे हाथ मेरे नाक और मुंह या मेरे मास्क के ऊपर या फिर अन्य जगह में तो नहीं छेड़ रहा हूँ, उनको प्रॉपरली सैनिटाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। वर्किंग एरिया पे जाने पे मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं जिस एरिया में काम कर रहा हूँ या जिस भी लोगों से मिल रहा हूँ वो प्रॉपर जो सरकार की गाइडलाइन है उसका मैं अनुपालन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, 6 फीट की दूरी में रख रहा हूँ कि नहीं रख रहा हूँ। पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस के लिए भी मैं बहुत सारे तरीके के नोट्स में अपने तरीके से लगा सकता हूँ ताकि थोड़ा अवेयरनेस इस बारे में फैले। मैं देखूंगा कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि मतलब जनरली एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा छुई जा रही है, जैसे कि टॉयलेट का दरवाज़ा हो या फिर आपका कोई फाइल का रैक हो या फिर कोई कॉमन दरवाज़ा हो या फिर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट या पार्ट हो ऑफिस का जिसको लोग बार बार सुने, तो प्रॉपरली सैनिटाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और मेरे पास सैनिटाइजर की व्यवस्था या हाथ धोने के लिए हैंड वॉश या साबुन की व्यवस्था है कि नहीं है, पानी की प्रॉपर व्यवस्था है कि नहीं है, जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ, जिस ऑब्जेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ, चाहे मेरा लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो या मेरी फाइल्स हो, टेबल हो, उसको प्रॉपरली मैं सैनिटाइज करूँ या करवाऊँ, जो जैसी भी व्यवस्था मेरे द्वारा हो सकती है वो उस बात का मैं ध्यान रखूँ। और इन सभी कार्यालय गतिविधि के बाद जब मैं वापस घर की तरफ आऊँ तो मैं इस बात का ध्यान रखूँ कि हो सकता है कि मैं एक वायरस कैरियर के तौर पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है कि कुछ वायरस या संक्रमण 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 करने वाले कुछ विषाणु मेरे शरीर में या मेरे कपड़ों में या फिर मेरी और चीज़ें जो मेरे लेके गया था उनमें आ सकती हैं। तो इस बात का मैं ध्यान रखूँगा जब मैं घर के भीतर जाऊँ तो मैं प्रॉपरली उन कपड़ों को ठीक तरीके से उतार दूँ, उनको धुल दूँ या उनको सैनिटाइज पूरी प्रक्रिया से करूँ, जो भी चीज़ मैं लेके गया था
मैं वायरस कैरियर के तौर पर काम न करूं, मैं बाहर की बीमारी भीतर न ले जाऊं, भीतर की बीमारी अगर भीतर है तो उसको भीतर ही खत्म करो, उसको बाहर लेकर न जाऊं। एज ए करियर के तौर पर मुझे इस्तेमाल उस चीज़ों को नहीं करना है। तो सरकार की जो भी गाइडलाइन है, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की हो या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की हो, तो इन सबका हमने अनुपालन करना है। समाज में यदि हम बाहर जा रहे हैं, मास्क का इस्तेमाल हमने प्रॉपर करना है, प्रॉपर सैनिटाइजर का इस्तेमाल हम करेंगे, हैंड वॉश का इस्तेमाल करेंगे, और जो भी समय हमारा बताया गया 20 सेकंड 40 सेकंड, उसमें आप इस्तेमाल करें अपने अपने हाथों को। और जो भी खाना हम लोग खा रहे हैं, जो भी हम बाहर का खाद्य या पेय पदार्थ हम लोग लेके आ रहे हैं, या फिर अन्य जो भी प्रोडक्ट हम लोग ला रहे हैं जिसका हम उपभोग करते हैं, यानी या जिसका उपयोग करते हैं, ऐसी कोई भी वस्तु हम ला रहे हैं, तो पूरी सैनिटाइजेशन प्रक्रिया के बिना हम चीज़ों को अपने भीतर ना लेके आए, इस बात का हम लोग ध्यान रखें। और सरकार द्वारा जो हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका अनुपालन हम लोग करें, होने वाले संक्रमण से खुद को भी बचाएं और अपने समाज को भी बचाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आरोग्य सेतु ऐप के विषय में सरकार कह रही है उसको हम कर लें। और इससे यहाँ भी हमारे लिए अच्छा हो जाता है कि किसी भी ऐसे संक्रमित स्थान पर यदि हम जा रहे हैं तो उसके अवेयरनेस के तौर पर, उसकी जानकारी के तौर पर हमें पहले लोकेशन हमें ट्रेस हो जाती है कि इस एरिया में इसके आसपास इतने संक्रमित व्यक्ति हैं जिनके अंदर कुछ लक्षण पाए गए हैं, या फिर इतने हमारे रोगी हैं जो इस एरिया के आसपास रह रहे हैं, जो आइसोलेटेड तौर पर रह रहे हैं, या फिर उनको क्वारंटीन किया गया, ऐसे लोग हमारे पास हैं। तो उस प्रकार के प्रिकॉशंस के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, उस तरीके की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम कहीं भी बाहर जाएं तो हमारे पास आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल हम लोग जरूर करें। और जो भी आपके राज्य सरकार या भारत सरकार के जो भी निर्देश हैं, या फिर जिला प्रशासन के कहते हैं कि दूसरी और तीसरी वेव आने का खतरा सर्दियों में है, तो उस वेव से निपटने के लिए, हालांकि अब तो काफ़ी अच्छी बात है कि वैक्सीन का ट्रायल बहुत सारे देशों में शुरू हो गया, कहीं पर वो लगनी शुरू हो गई है, और बहुत जल्दी भारत में भी वैक्सीन आ जाएगी, इस बात का विश्वास जताया गया है। तो जब तक वैक्सीन आ नहीं जाती है, फिर आने के बाद भी हम लोग इन स्वच्छता का ध्यान विशेष तौर पर रखेंगे कि इन्हें अपनी आदतों में सुधार हम लोग कर लें, कि अनवांटेड चीज़ों को हम लोग न छुएं। हमारा जो बात करने का तरीका हो वो दूसरे व्यक्ति के लिए कहीं रोग का कारण ना बने, इस बात का भी हम को ध्यान रखेंगे। तो पब्लिक और पर्सनल हेल्थ का मैंने प्रॉपरली बताया आपको। आगे दिया जब घर के अंदर हैं तो जब तक घर के अंदर आप हैं तो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग आप लोग रहते हैं, उसमें बड़े भी हो सकते हैं, बुजुर्ग भी हो सकते हैं, और बच्चे भी हो सकते हैं। और हर व्यक्ति की अपनी अपनी प्रतिरोधक क्षमता अपनी आयु के हिसाब से सकती है, या फिर उनके शरीर में कुछ यदि कुछ पुरानी बीमारियां उसके हिसाब से भी हो सकती है। हो सकता है कि आप करियर के तौर पर, वायरस करियर के तौर पर आप हों और आपको नुकसान कम हो, पर वो नुकसान आपके बच्चे और बुजुर्गों को ज़्यादा हो सकता है। तो इस बात का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना है। यदि मैं पब्लिकली जा रहा हूँ तो क्राउडेड एरिया में किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, किस तरीके से एक्ट कर रहा हूँ, वह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर आने पर मैं इन सारी चीज़ों को प्रॉपर सैनिटाइज कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, और कोई भी वायरस आने की संभावनाएं कम से कम या निम्न मात्रा है या फिर ना ही रहे, तो इस बात में मैं कार्य करूँगा। तो हमने आपको हेल्थ के विषय में बताया, सेफ्टी के मेजर्स के विषय में बताया कि किस तरीके से आप इनका ध्यान रखें। हमने आपको फैक्ट्री एक्ट के विषय में बताया, आप लोगों को हमने हैबिट के विषय में बताया कि किस तरीके से एक न्यूरोपैथ बनता है, और उस न्यूरोपैथ के माध्यम से आप धीरे धीरे जो आपकी प्रैक्टिस के माध्यम से बड़ा होता रहता है, और अच्छी प्रैक्टिस के आधार पर आपके भीतर एक अच्छी आदतों का डेवलपमेंट होता है, और अच्छी आदतें आपका आज और कल यानी कि आपका जीवन बेहतर बनाती है। उसी तरीके से हाइजीन के ऊपर आपको बताया कि कुछ हाइजीन प्रैक्टिसेस आप लोग इस्तेमाल करें। ये केवल सरकार के दिशा निर्देशन के आधार पर हम लोग ना करें, हम अपने बच्चों को सदैव से बताते रहे हैं कि आप लोग प्रॉपरली नहाएं, अपने बॉडी का पीएच मान अच्छा रखें, आप लोग नेल काटें, आप लोग ब्रश करें, आप लोग न्यूट्रिशियस फूड खाएं, है ना। आप लोग ऐसी कोई भी चीज़ों के साथ ना डायरेक्टली कांटेक्ट में ना आए जिससे संक्रमण हो सकता है। ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, या सरकार भी कह रही है, पर ये हमारे जीवन के लिए, हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूँ कि यह सभी बातें आपके लिए यूज़फुल रहेंगी, और आगे जाके भी आप इन्हें बेहतर तरीके से बता पाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छी आदतों से आप एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा समाज और एक विकसित करेंगे, जिससे कि राष्ट्र एक विकास की जो सतत प्रक्रिया है उसमें आप लोग अपना भाग एक महत्वपूर्ण संसाधन के तौर पर दे पाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।